गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख का पार्ट नंबर 5 रीड करेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। औपचारिक जो क्षेत्रक हैं, औपचारिक क्षेत्रकों में जो आते हैं वो सहकारी समितियां और बैंक आते हैं। अनौपचारिक क्षेत्रक में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार या दोस्त आदि आते हैं। किसको क्या मिलता है। औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को इस आरेख 2 में दर्शाया गया है। आरेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में के निर्धन परिवारों की कर्जों की ज़रूरतें 85% ज़रूरत अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से करें। आप क्या देखते हैं, उनके केवल 10% केवल 10% कर्ज ही शहरी इलाकों के अंदर अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से पूरे होते हैं। यानी इस तरीके से तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज लेने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इससे क्या पता चलता है कि पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं अनौपचारिक तरीके की, और यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम भी कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता घटे। दूसरा, यह एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, यदि तो दूसरी ओर यह भी ज़रूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके, ऐसा भी होना चाहिए। यानी औपचारिक स्रोत से ऋणों का विस्तार को बढ़ाना चाहिए और हर व्यक्ति को ऋण दिया जा सके, ऐसा भी पॉसिबल हो। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। अभी केवल और केवल धनाढ्य परिवारों को ही औपचारिक स्रोतों से ऋण मिल पाता है, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह ज़रूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, समान तरीके से, यानी गरीब अमीर दोनों को ही ऋण मिलना चाहिए, ऐसा वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें। निर्धनों के जो स्वयं सहायता समूह हैं, पिछले खंड में हमने देखा है कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं हैं। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं तो बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। पुराना ऋण उसका क्लियर ना हो तब भी वो नया ऋण ले सकता है, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग भी करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह संगठित करने, उनकी बचत को एकत्रित करने पर आधारित है। जैसे हरियाणा के अंदर HSRLM, हरियाणा रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी आजीविका मिशन के जरिए ऐसे समूह को गठित किया जाता है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं, नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं।
प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या इससे अधिक भी हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन ये साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। अपना रोजगार खुद उपलब्ध करें, ऐसा करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी जरूरतें यानी बीज, खाद, बांस, कपड़े आदि खरीदने के लिए भी कार्यशील पूंजी, घर बनाने के लिए सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार भी नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उभारने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने के लिए मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा भी कर पाती हैं। सारांश: इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा है। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण भी लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की ज़रूरत होती है। हमने देखा ऋण के सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और भी ज़्यादा ऋण बदतर कर सकता है। ऋण विभिन्न समूह स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋण दाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अभी अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे औपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो जाए। जो महंगा अनौपचारिक ऋण है उसके ऊपर से निर्भरता कम हो जाए। ऐसा करने के लिए सरकार को गरीब और अमीर दोनों को ही औपचारिक तरीके से ऋण मुहैया करवाना चाहिए। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए ज़रूरी हैं।